समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन वी स्मिथ ने कहा जाता है कि इनका घोड़ा तीनों समुद्रों, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का पानी पीता था। इन्होंने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। गुप्त वंश के इन महान शासक के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने जीवन काल में 100 युद्ध लड़े थे, कोई भी युद्ध नहीं हारा था। यह बात का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में। उस समुद्रगुप्त के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के प्रतिभा संपन्न शासक समुद्रगुप्त का कार्यकाल 350 से 375 ईस्वी के मध्य आता है। इनकी कौन कौन सी उपाधियाँ थी, इनकी सिक्कों पर कौन सी उपाधियाँ मिलती हैं, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, अन्य उपाधियाँ कौन सी है, आदि की चर्चा करेंगे। फिर है इनकी प्रयाग प्रशस्ति, जिनसे इनकी विजय के बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। उस प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है विजय अभियान, उत्तरापथ यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के किन राजाओं को हराया था, कौन सी नीति अपनाई थी आदि। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कैसा व्यवहार किया था, और उसके बाद अन्य उपलब्धियाँ कौन सी, इनकी रानी का कोई उल्लेख है, कुछ विदेशी राजाओं के साथ कोई संबंध है, कोई मंत्री का उल्लेख है, और इनकी अनेक सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जैसे कौन से पुस्तक की रचना की थी, और ये सिक्कों पर कौन सी इनकी वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हुए, कौन सी वेशभूषा में इनका चित्र है, आदि बातों का उल्लेख। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास का एक महान शासक समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल आता है, समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375 ईस्वी में आता है। और कहा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में कि यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, उसकी संतान थी। तो इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, क्योंकि यह कुमार देवी यानी कि लिच्छवी राजकुमारी की संतान थी। तो इनका ननिहाल हुआ लिच्छवी गणराज्य में, तो इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार आया है। फिर इन्होंने तत्परिग्राहित की उपाधि भी धारण की थी। तत् यानी उसके द्वारा, परिग्रहित यानी अपनाया गया, यानी अपने पिता द्वारा यह उत्तराधिकारी चुन लिए गए थे। तो तत्परिग्रहित उपाधि। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इनकी आती है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख भी आता है इनके बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में जब भी प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख आता है तो कई प्रश्न छोड़ जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति जो कि किस भाषा में है और क्या है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। रचना किसने की थी, तो रचना की थी हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि और महासंधि विग्रहक यानी युद्ध और शांति का मंत्री था हरिसेन। और ये उत्कीर्ण किया था, यानी कि हरिसेन ने तो लिखा था, पर इसको पत्थर पर या प्रयाग प्रशस्ति को खोदा किसने था, यानी कि उत्कीर्णक कौन था, तो तिलभट्ट इसका उत्कीर्ण करता था, तिलभट्ट ये थी। फिर प्रयाग प्रशस्ति से क्या पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। विजय अभियानों की जानकारी मिलती है कि उन्होंने कौन कौन से विजय अभियान किए थे, किन क्षेत्रों को जीता था। तो सबसे पहले अब समुद्रगुप्त के विजय अभियान की बात कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से क्षेत्र जीते थे। तो सबसे पहले आते हैं विजय अभियान। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से, और हम कह सकते हैं कि इस प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय अभियानों के लिए धारिणी बंध दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय नीति, धारिणी बंध दिग्विजय नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई, तो धारिणी बंध दिग्विजय नीति अपनाई थी। और इसके तहत ही इन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीता था, जैसे आर्यावर्त। उस समय के उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था, 9 राजाओं को हरा दिया था। और आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराकर उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई थी, तो ये नीति इम्पोर्टेंट है, वो है राज प्रसभोद्रण या प्रसयोद्रण या राज प्रसभोद्रण
भोदरण राज प्रसबोध रणनीति। यार प्रसयोध रणनीति, इसका अर्थ होता है बलपूर्वक जीत कर मिलाना, यानी कि आर्यावर्त के राजाओं को बलपूर्वक हरा दिया था और उनके शत्रु को अपने साम्राज्य में मिलाया था। फिर है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हरा दिया था और इन्होंने नीति दक्षिणापथ के राजाओं के साथ अपनाई थी, वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण यानी कि जीत कर, मोक्षानुग्रह यानी कि जीत कर छोड़ देना, अनुग्रह करने पर छोड़ देना। इन्होंने नीति अपनाई तो राजाओं को परास्त किया दक्षिणापथ के। उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुग्रह किया कि हमारे क्षेत्र छोड़े, तो उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनका क्षेत्र छोड़ दिया, अधीन नहीं किया था दक्षिण भारत को। फिर आते हैं समुद्रगुप्त ने आठवीं राजाओं को भी हराया था, आठवीं राजाओं को भी हरा दिया। उसके बाद गणराज्य ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और गणराज्यों के प्रति इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, तो वह थी सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम नीति। ये थे समुद्रगुप्त के बारे में विजय अभियान। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त करते तो विजय अभियान, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। और इन्होंने विजय अभियानों के लिए धारिणी बंद दिग्विजय नीति अपनाई थी। आर्यावर्त के 9 राजाओं को हरा दिया था और राजप्रसभोद्रण नीति का पालन किया था। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराकर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति का पालन किया था और उनके राजाओं को क्षेत्र लौटा दिए थे। 8वीं के राजाओं को भी हराए थे और गणराज्यों ने इनकी अधीनता स्वीकार की। गणराज्यों के प्रति इनकी नीति थी सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम, यानी कि दान में दे देना, राज्यों को दान में दे दिया था, अधीनता स्वीकार कर ली। तो उसके पश्चात आता है इन विजय अभियानों के कारण वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी, उसको सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, तो 1834 में पढ़ा था कैप्टन ए ट्रायर ने 1834 में पढ़ा था। उसके बाद आते हैं कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्राप्त थी। इनकी एक रचना आती है जिनका नाम है कृष्णचरित। ये वीणा वादक थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। इनकी उपाधियां थी जो कि जैसे पहली उपाधि थी पराक्रमांक यानी कि पराक्रमी, दूसरा था व्याघ्र पराक्रम यानी कि बाघ के समान पराक्रमी, तीसरा था अप्रतिरथ जिसे रोका ना जा सकता, वो अप्रतिरथ। और समुद्रगुप्त की बात करें तो इनके मंत्री थे जो बौद्ध मंत्री थे, बौद्ध मंत्री थे वसुबंधु। और समुद्रगुप्त की और बात कर ली जाती है तो हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने के समय श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में मंदिर बनाने की अनुमति ली थी, बौद्ध मंदिर बनाने की। समुद्रगुप्त ने उसे स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त के बारे में हम वापस एक बार
दोहरान कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त, जिसका कार्यकाल 350 से 375 ईस्वी के मध्य था, इन्होंने लिच्छवी दोहित्र और तत्परिग्रहित की उपाधियां धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे सर्वप्रथम 1834 में कैप्टन ट्रायर ने पढ़ा था, उसमें समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी मिलती है, जिसके रचयिता हरिसेन और उत्कीर्णक तिलभट्ट थे। और विजय अभियानों के तहत इन्होंने योजना अपनाई थी, वो थी धारिणी बंद दिग्विजय की योजना। आर्यवर्त के 9 राजाओं को परास्त कर दिया और बलपूर्वक जीतकर अपने राज्य में मिला दिया और प्रसभोद्रण या राज प्रसभोद्रण नीति का पालन किया। दक्षिणापर्त के 12 राजाओं को हराकर उनके विरुद्ध ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। आठविक राज्य को भी हरा दिया था, आठविक राजाओं को हराया और गणराज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और इन्होंने गणराज्य के प्रति सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण चरित नामक पुस्तक की रचना की थी। ये वीणावादक थे और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी कराया था। इनकी उपाधियां मिलती हैं जैसे पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रम यानी कि बाघ के समान पराक्रमी, अप्रतिरथ जिसे रोका ना जा सके। इनके एक मंत्री थे सुबंधु, वो बौद्ध थे। इससे पता चलता है कि ये समुद्रगुप्त थे, वो धार्मिक सहिष्णु थे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने इनसे गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति ली थी, जिसे समुद्रगुप्त ने मान ली। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक होता है पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए और अगला वीडियो कौन सा डालना है वो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।